जो टेररिस्ट और जो सिक्योरिटी का जो इंसान है, दोनों ने AK-47 एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। अब फ़र्क क्या है? बॉलीवुड के साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है, मतलब फाइनेंशियल डीलिंग कैसे होती है, तो लोग कुछ बोलते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। सिर्फ किताबों से आप अगर आप कहें कि मैं अपना घर का खर्चा चला लूँगा, मुश्किल होता है। मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट हाँ बताना जी। चाहूँगा जो आपके दर्शक जो है ना, उनको बड़ा मज़ा आएगा सुनकर। अगर आप सिर्फ किताबें लिखेंगे, आप चेतन भगत को आप छोड़ दीजिए, आप 1-2 लोगों को और छोड़ दीजिए, कितने के लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। पूरा नाम जगमोहन है, वैसे लोग मुझे जग्गी कहते हैं। मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो किताब लिखते हैं। भारत का सबसे पहला टेलीविज़न कॉरेस्पॉन्डेंट्स का बैच, सबसे पहला मैं उसमें था। तो मेरे कश्मीर में बड़े ट्रिप्स लगते थे उन दिनों में, क्योंकि कश्मीर का जो आतंकवाद था वो अपनी चरम सीमा पर था। कोशिश मेरी तो कम से कम लिखने में यही होती है कि मैं उन लोगों के बारे में लिखना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी, जिसे कहते हैं ना, किनारे चलते हैं, बीच में नहीं चलते। इंदिरा गांधी के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनको अपनी कैबिनेट्स में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको सिर्फ अपने टॉप के 2-3 ब्यूरोक्रेट्स थे जिन पर कॉन्फिडेंस था। सीआईए का सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती, सीआईए ऑल्सो बिलीव्स इन, अंग्रेजी में कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस। जिन लोगों को, पॉलिटिकल फिगर्स को, जब मैं मिला था लोकसभा टीवी में, बहुत लोगों को मैं मिला था क्योंकि मैं लीड एंकर था वहाँ पर जब लोकसभा टीवी भास्कर घोष जी ने शुरू करी थी। जब आप इंटरेक्शन में आते हैं लोगों के साथ तो इनकी वनरेबिलिटीज, इनकी कमजोरियां आपको समझ आती हैं। एक चेहरे के पीछे जो चेहरा होता है, जो हकीकत होती है, वो आपको समझ आती है। क्योंकि दिल्ली स्टेज में मैं फैजल अलकाजी साहब के साथ बहुत सारे प्लेस करता हूँ स्टेज के। अब आप देखिए, ये एनएसडी वालों ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं और यह कहानीकार पर निर्भर करता है कि वह अपनी कहानियों को कहाँ से शुरू करता है। आज मेरे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जीवन के विविध रंगों को देखा है और एक ऐसी किताब लिखी है जो वैसे तो उनकी छठी किताब है। नाम है लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज, अ नावल बाय जग्गी भसीन। जग्गी भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आपके यहाँ पर साहित्य तक में आके, और मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ कि देखिए वहाँ पर 35 लाख के आपके सब्सक्राइबर्स हैं, और सोच के आदमी दंग रह जाता है कि क्या कमाल है, आपने इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। थैंक यू। ये मंच आप लोगों का है, आप जैसे लेखकों का, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके प्यार का है। जैसा कि आप जानते हैं, ये यह कार्यक्रम है शब्दरथी। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और शब्दरथी में मैं किताब केंद्रित बात करता हूं लेखकों से। लेकिन चूंकि जग्गी भसीन जी का अपना जीवन बड़ा रोचक रहा है, तो इस किताब की चर्चा के दौरान उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल भी आएंगे। फिलहाल बात चूँकि जिस किताब के बहाने शब्दरथी है, तो इसी किताब पर बात करते हैं। ये जो लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज, जी। ये अपने आप में एक राइम सा बना रहा है। जी। तो सबसे पहले तो इस उपन्यास को पढ़ने के दौरान इसकी जो मुख्य पात्र है, जी। जो भारत जैसे शक्तिशाली देश की ऐसी ताकतवर प्रधानमंत्री है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी एक तरह से धमका दिया, उनसे भी नहीं डरी। बिल्कुल। लेकिन उपन्यास की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से हो रही है जहां वह खुद डरी हुई है। जी। जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये उपन्यास की जो पात्र है प्रिया कौल, ये किन से इंस्पायर है? प्रिया कौल इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूँ कि आजकल एक जिसे कहते हैं ना, जॉनरा चल रहा है, जिसे कहते हैं रियलिटी फिक्शन का। आप वेब सीरीज़ में भी देखते हैं, वहाँ पर भी है, इतिहास में भी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो हकीकत में बेस्ड होती है, जो स्टोरी होती है, पात्र जो होते हैं, और कुछ काल्पनिक भी होती है। तो प्रिया कौल डेफिनेटली इंदिरा गांधी पर बेस्ड है, मगर कुछ इनकी डेवलपमेंट जो नॉवल में है वो काल्पनिक भी है। क्योंकि देखिए,
हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उनके बारे समझते हैं, और ये जो कहानी है वो 1974 का, जब उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था सबसे पहले, तो हम जो भी है हम विकिपीडिया में पढ़ लेते हैं, हम थोड़ी अगर एकेडमिक रिसर्च कर लें, लाइब्रेरी में चले जाएं, मगर उसके आगे हमें क्या पता कि क्या सोच थी, क्यों करा गया वो एक्सप्लोजन, उसके पीछे क्या हो रहा था, क्या सोच भी थी, क्या मजबूरियां भी थी, और क्या हकीकत थी। अब उसका और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा काल्पनिक भी, आपको अपना इमेजिनेशन भी यूज़ करनी पड़ती है, तो वही मैंने करा है इस किताब के अंदर। हाँ, मैं ये लेकिन 7वीं किताब है, मैंने 6वीं सातवीं, कहा मैं था। आपको करेक्ट करने वाला था, सातवीं, सातवीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पत्रकार जी। रहे हैं, जी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे अनूठे काम आपके हाथों से हुए हैं या आपके माध्यम से हुए हैं, या जिनका श्रेय आपके जिम्मे जाता है, जी। जिनमें उत्तर कोरिया के प्रमुख का साक्षात्कार, पहले भारतीय आप ऐसे पत्रकार रहे जिन्होंने जो उत्तर कोरिया का न केवल भ्रमण किए बतौर पत्रकार, बल्कि वहाँ के शासन प्रमुख से साक्षात्कार का भी अवसर मिला। जी। इसी तरह से एक जो भारत में महत्वपूर्ण घटना है, उसको जिस भी रूप में देखें, लेकिन उस घटना ने भारत की समूचे भविष्य को बदल दिया। बिल्कुल। बाबरी मस्जिद का विध्वंस। जी। उस समय भी आप घटनास्थल पर मौजूद थे और उसका आपने लाइव प्रसारण एक तरह से उसमें शिरकत की थी। जी। फुटेज उसका आपने कैप्चर किया था, कराया था, और उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कश्मीर पर भी आपने बहुत सारा वहाँ के आतंकवाद को देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो लेखकीय कैरियर है वह आपके पत्रकारिता के अनुभव से कितना प्रभावित है, और आपकी जो दूसरी किताबें हैं, जो जिसमें द टेररिस्ट, जी। अवेंजर, फियर इज़ द की जैसी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स, जी। तो एक तो ये कि एक तरफ आप सत्ता के इन सारे बिंदुओं को देख रहे थे, सियासत की उस उठापटक को देख रहे थे, दूसरी तरफ आप एकदम खुफिया और जासूसी और ऐसी किताबों को लिख रहे थे जो एक तरह से थ्रिलर, जिन्होंने अपने जॉनर को एक तरह से न केवल बदला, बल्कि एक स्पेसिफिक आपके रीडर्स डेवलप हुए। जी। जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो मेरा टेलीविज़न करियर था उसमें ये दोनों जो अनुभव हैं मुझे मिले। एक अनुभव तो जैसे आपने कहा कि सत्ता की गलियारों में, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बीट पे होता था, और प्राइम मिनिस्टर बीट उन दिनों में, मैं बात कर रहा हूँ जब बीपी सिंह थे, ये सब लोग थे, तो उससे क्या होता था कि जैसे हर दूसरे तीसरे दिन आपने उनका एक स्पेशल जो प्लेन होता है, उस टाइम कहते थे राजदूत और राजहंस, जो उनके दो विशेष विमान होते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। इंटरनल जितने ट्रिप्स थे, जो भी था, मैं था, और भी थे, मतलब 2-3 और लोग भी थे, कोई ये नहीं सिर्फ मेरे को ही था बीट पे। मगर उससे आप क्या होता है कि जब आप पीएम बीट पे होते हैं तो आपको कुछ कुछ एक, आप जो इंसान जो होता है उसकी आप ह्यूमन साइड, उसकी जो एक नज़दीक से आप देखते हैं वो इंसान कैसा है, तो वो कुछ कुछ एक सेंस आ गई कि ये इंसान है क्या। जो एक पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी होती है वो तो बाहर सब लोग दुनिया देखती है, मगर कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि लोग कैसे हैं, थोड़ा क्लोजअप जिसे कह जाते हैं हम आ जाते हैं। तो एक तो वो वाली बात थी। दूसरा, मेरे कश्मीर में बड़े ट्रिप्स लगते थे उन दिनों में, क्योंकि कश्मीर का जो आतंकवाद था वो अपनी चरम सीमा पर था। तो हालत इतनी ख़राब थी कि जब हमारी टीम पहुंची थी श्रीनगर एयरपोर्ट, तो उन दिनों में क्योंकि दूरदर्शन न्यूज़ में था तो वो मार्क्ड होता था, टारगेट होता था, सरकारी था, तो हमको बीएसएफ की प्रोटेक्शन मिलती थी। तो मतलब अब आप सोच लीजिए, तो उस दौरान क्या होता था, आप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, बीएसएफ के लोगों से, सीआरपीएफ, सॉरी बीएसएफ बोल रहा हूँ मैं, और आर्मी के लोगों से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस होते थे, तो उसमें मैंने कई वो देखे हुए हैं। तो उससे एक आपकी नॉलेज बेस पढ़ता रहता है, आपको समझ आती है कि भाई ये किस तरीके से जो मिलिट्री है, जो हमारी पैरामिलिट्री काम कैसे करती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, दोनों अनुभव थे मेरे पास, तो इसलिए
वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना एक सब्र का प्याला भर गया, वो उछलने को था, तो मैंने कहा भैया किताब लिखो, नहीं तो ये तो फिर मैं कहूँगा कि ये क्या फ़ायदा इस एक्सपीरियंस का। तो उससे मेरी सबसे पहली किताब की जन्म रचना हुई थी द टेररिस्ट। द द टेररिस्ट। टेररिस्ट वो मेरे एक्सपीरियंसेस पे काफ़ी हद तक उसमें कई रियल इंसिडेंट्स भी थे, तो वो बहुत बड़ी एक नेशनल बेस्ट सेलर किताब थी द टेररिस्ट। बहुत बढ़िया किताब मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, मगर जो उसमें एक्सपीरियंस था उसमें काफ़ी मेरे काम आया। ऑथेंटिसिटी बहुत थी उसकी वजह से, क्योंकि आपने वो अपने आंखों से देखा कि सब क्या हो रहा है, तो इसलिए कोई वो फिक्शनल इतना नहीं था जितना कि हकीकत में बयान कर रहा था। नहीं, फिक्शनल तो लाइज स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइस भी नहीं है। आपने जो कहा कि रियलिटी फिक्शन जो आज के समय में है, जी तो एक बड़ी बात हमारे यहाँ आप जानते हैं, साप्ताहिक तौर पर मैं लेखकों से, आप जैसे ही लेखकों से चर्चा करता हूँ, तो अ, कई बड़े लेखकों का ये कहना है कि हमारे यहाँ रामचरितमानस या रामायण या महाभारत जैसे जो पौराणिक आख्यान हैं, वो दरअसल टोटल फिक्शन नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड फिक्शन है। वो एक तरह से अपने समय के किरदारों को उस रूप में लिखा गया जिसमें फिक्शनल तत्व हो सकते हो हैं, सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। जी और चूंकि भारत में एक पूरी परंपरा ही श्रुति की रही है, कहने की सुनने की रही है, जी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहा है, जी तो मैं आपकी इस किताब से भी जब गुजर रहा था तो मेरे सामने, क्योंकि मैं भी उसी कालखंड में पैदा हुआ जिस समय इंदिरा गांधी का पूरा दौर था, तो वह एक तरह से पूरी तरह से सामने आता है। मैं एक चीज़ प्रश्न मेरे दिमाग में है कि जब आप उत्तर कोरिया गए थे, वहाँ तब भी शासनकाल ऐसा ही रहा होगा जैसा वर्तमान में है। ये तानाशाहों की जो प्रवृत्ति है, जिसमें कहीं न कहीं उसका थोड़ा सा अंश आपने इस किताब में भी कहीं न कहीं झलकता है, जी कि जो लोग सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, जिनके पास शक्ति का केंद्र होता है, जी उनके मन में भी कभी न कभी कोई न कोई डर आता है, और इतिहास की जो गति है या उनके फैसले उनके उस इमोशन से प्रभावित होते हैं। जी जी मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ से यहाँ तक का, जी 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 उस दौरान आप इससे कितना सहमत हैं, और आपके लेखन में वो कैसे आ रहा है, और जो आपके दर्शक या पाठक हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी उन्हें ये पता होना चाहिए कि केवल आम व्यक्तियों की तरह ही नहीं, बल्कि जो लोग हर तरह से ताकतवर और सक्षम हैं, जी जी वो भी उसी तरह से मानवीय भावनाओं मानवीय से। भाव, बिल्कुल। बहुत बढ़िया प्रश्न है पांडे जी। देखिए, मेरा एक और रूप है। मैं मतलब मंच पर, मैं स्टेज में मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मतलब। तो अब आप जब आप स्टेज एक्टर होते हैं, मतलब खासकर मैं फिल्मों की बात इतनी नहीं कर रहा, मगर खासकर जब आप, क्योंकि दिल्ली स्टेज में मैं फैजल अलकाजी साहब के साथ बहुत सारे प्लेस करता हूँ। अब आपको स्टेज में एक्टिंग करते करते एक चीज़ आपको समझ आ जाती है कि आप लोगों को चेहरा पढ़ना, उनके भाव को समझना, उनके हाथों की लैंग्वेज, उनका बॉडी पोस्चर, और वो जिसे कहते हैं अ थाउजेंड सीक्रेट्स आर रिवील्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि आपको समझ आती है कि ये इंसान क्या हो सकता है। गैस चल रहा है, कोई ये नहीं कि 100% बिल्कुल आपका सही होगा, मगर आपको समझ आ जाती है कि ये इंसान इस तरह की प्रवृत्ति है, ये इंसान ऐसा है। तो जिन लोगों को, पॉलिटिकल फिगर्स को, जब मैं मिला था लोकसभा टीवी में, बहुत लोगों को मैं मिला था, क्योंकि मैं लीड एंकर था वहाँ पर जब लोकसभा टीवी भास्कर घोष जी ने शुरू करी थी, जो आपके राजदीप सरदेसाई के फादर इन लॉ थे। तो उन्होंने, मतलब वो उस टाइम दूरदर्शन के और फिर बाद में लोकसभा टीवी में आए थे, उन्होंने ये चैनल शुरू करा था। तो लोकसभा जाते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरव्यूज़ करते थे बहुत, तो उससे भी बड़ा कुछ पता आपको समझ आती है। तो ये जो होती है, जब आप लोगों को अब नज़दीक से देखते हैं, तब आप वो उनकी, अंग्रेजी में शब्द होता है वनरेबिलिटीज़, भी समझ आती हैं। तब जो एक चेहरे के पीछे जो चेहरा होता है, जो हकीकत होती है, वो आपको समझ आती है। मगर वो आपका, जैसे अब आपने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आप एग्जांपल दूं, ये इंटरव्यू आप जूम पे भी मेरे साथ कर सकते थे, लेकिन आप मेरे साथ 1 to 1 कर रहे हैं, तो हमारा जो दोनों का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो
एक लेवल ही उसका अलग होगा, जो कि अगर हम जूम पे करते हैं, जूम पे समझ नहीं आती। जी जी। मतलब उसमें तब भी क्या होता है कि वो जैसे हंसी मजाक में लोग कहते हैं ना कि ऊपर तो आपने बहुत बढ़िया कोट डाला हुआ है, बंद गला डाला हुआ है, नीचे अपने पजामा डाला हुआ है, तो क्या पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है। तो वो जब आप इंटरेक्शन में आते हैं लोगों के साथ, तो इनकी वनरेबिलिटीज, इनकी कमजोरियां आपको समझ आती हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। और प्लस स्टेज एक्टर होने का फ़ायदा ये हुआ कि आप उसको समझ जाते हैं, साइकोलॉजिकल जो उसमें उसके अंदर जो उसकी मानसिक उसकी जो उसके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो काफ़ी समझ आ जाता है। तो उसके बेसिस पे मैं अपनी किताबें लिखता वसीम साहब, सबसे पहला सवाल तो अब मेरा यही होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि आप अभी तक हम तीन पहलू आपका सामने आ गया। एक, आपका एक्टिंग बतौर एक्टर आपका काम, दूसरा बतौर एंकर पत्रकार आपका काम। जो आप बता रहे हैं उसमें आपने कश्मीर दुनिया भर में मतलब घूमे, बहुत सारे लोगों से आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के दौरान आप लोगों को समझने की भी कोशिश करते रहे और जो इंटरेक्शन रहा, जी तो और बहुत सारे किरदारों को आपने मंच पे निभाया भी। जी तो और लेखक तो है ही हैं, बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। तो जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में अपने दर्शकों को, जो आपके पाठक हैं उनको भी और हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि जी आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, और ये जो सृजन के क्षेत्र हैं, क्योंकि जो तीनों क्षेत्र हैं ये बहुत अध्ययन की, बहुत क्यूरियोसिटी की और बहुत जी प्रतिबद्धता की मांग करते जी हैं। जी आप बतौर प्रतिबद्ध, बिना प्रतिबद्ध हुए ना तो अच्छे एंकर हो सकते हैं, ना अच्छे साक्षात्कारकर्ता हो सकते हैं, जी ना अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, ना अच्छे लेखक हो सकते बिल्कुल हैं, ना सही बात। अच्छे रंगकर्मी हो सकते हैं। जी तो ये अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई, कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिसने आपको इस तरफ डाल दिया? देखिए, मैं तो दिल्ली का ही हूँ। तो जन्म तो मैं तो दिल्ली में एक इलाका है गोल मार्केट, तो मैं तो वहीं पे पैदा हुआ। स्कूल मेरा वहीं था, कोलंबस, सेंट कोलंबस। उस ज़माने में बहुत बढ़िया मशहूर स्कूल होता था। तो और पढ़ाई फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी स्कूल के बाद बीए इंग्लिश लिटरेचर में करी, और उसके बाद एमए भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर करा। उसके बाद मैं दूरदर्शन का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैं सिलेक्शन हो गई थी मेरी। ये यूपीएससी के नहीं था, इंटरनल था। तो भारत का सबसे पहला टेलीविज़न कॉरेस्पॉन्डेंट्स का बैच, सबसे पहला मैं उसमें था। तो 50 लोग हम सिलेक्ट हुए थे और हमें एफटीआई, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे भेजा गया। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर हमारा टेलीविज़न करियर शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो दूरदर्शन न्यूज़ आई थी तो मैं उसका हिस्सा था। मतलब तो वो कई साल और उसके बाद फिर बाद में जो उस टाइम हमारे डीजी होते थे भास्कर घोष साहब, तो वो फिर सीईओ बन गए लोकसभा टेलीविज़न के। उन्होंने कहा जगमोहन, मेरा नाम पूरा नाम जगमोहन है, वैसे लोग मुझे जगी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जगमोहन कि आई वांट यू एज माय लीड एंकर, तो आप प्लीज़ आइए। तो मैंने कहा सर आपने अब कहा है तो फिर बिल्कुल आना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ और चीज़ें उस टाइम आपने बिजनेस में लगा हुआ था कुछ, तो मैंने कहा नहीं ये तो फिर आपने अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं फिर दोबारा बीच में मैंने छोड़ दिया था फिर दूरदर्शन, पर मैं दोबारा लोकसभा टेलीविज़न में गया। और तो ये तो टेलीविज़न करियर हो गया। अब मैंने आपसे शो से पहले भी मैंने आपको बताया था, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को, कि थोड़ी किस्मत अच्छी है कि मुझे कभी, अब क्या कैसे कहूँ मैं, कि इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट चेक कब का आ रहा है, कैसे आ रहा है। मेरी वाइफ बहुत सीनियर बैंक का कॉर्पोरेट पर्सन है, वेरी वेल नोन कंपनीज के बोर्ड्स पर हैं। तो एक दिन बैठ के उन्होंने कहा कि भाई देखो जागी, मुझे पता है तुम्हें क्रिएटिविटी का बड़ा शौक है, तुम ये सब चीज़ें करना चाहते हो, अलग अलग चीज़ें करना चाहते हो, तुम खुल के करो, नौकरी वोकरी तुम छोड़ दो, तुम अपना आराम से जो क्रिएटिविटी है, लिखना है, एक्टिंग करनी है, जो करना है करो। एक तरफ हमारा अच्छा चल रहा है, तो मेरी किस्मत अच्छी थी। तो थैंक यू सोनू। और उससे मैं अपनी अलग अलग जो जो जितनी मेरी अभिलाषाएं थी, जितनी भी मेरे चाहते थी, मैंने कहा नहीं अब सब पूरा करते हैं। तो हम बॉम्बे में थे, बम्बई में थे, मुंबई में थे उस टाइम। और सोनू उस टाइम एक्सिस की कंज्यूमर बैंकिंग की हेड थी, और मैं खाली बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो किताब लिखते हैं। तो इस तरीके से मेरा राइटिंग करियर मैंने छोड़ दिया था, लोकसभा टीवी भी छोड़ दिया था तब। तो साथ साथ किताब के साथ साथ मैंने जो आपको एक और चीज़ नहीं बताई, थोड़ा बॉलीवुड में भी मैंने हाथ मारा हुआ है। हाँ हाँ, वो मैं वो भी थोड़े 2 3 4 सीरियल में, एक छोटे मोटे रोल, कहानी घर घर की, इन सब में भी करे हुए हैं मैंने। अच्छा।
छोटा मोटा रोल था। और उसका एक और सीरियल आता था सातवां बच्चन, उसमें रोल करा था। तो उसके सबसे बड़ा उसमें जो होता है ना कि उसका आपको पता चल रहा है कि आप कुछ उसका डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों के अपने फ्रेंड्स के घर गए तो उनकी जो वहाँ जो मेड काम करती थी वो भागी हुई आई, अरे इन साहब को तो टीवी पे देखा है। तो जब वो कोई आपको कह दे इसका मतलब कि आपको लोग देख रहे हैं मतलब। तो आपने मतलब एंकरिंग से, पत्रकारिता से आप शिफ्ट हुए एक तरह से किताब लेखक और एक्टर एक्टिंग दोनों दोनों एक साथ लगभग शुरू किया। लेवल। और साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं। दिल्ली में जब मैं था तो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का एक सेंटर है यहाँ पर, संजीवनी। तो मैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ काउंसलर भी रहा। तो वहाँ मुझे मिले फैज़ल अलका अजीज़ साहब। तो वो सीनियर थे। तो वो कहते हैं भाई जगमोहन ऐसा है कि अ, तुम मेरे साथ मेरे प्लेस में एक्टिंग करो। मैंने कहा सर मैंने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग करी नहीं, मैं क्या स्कूल में भी नहीं करी। कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि तुम बहुत बढ़िया एक्टिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा आपको कॉन्फिडेंस है पर मुझे नहीं है। कहते हैं आ जाओ एक बारी। तो जो भी ऑडिशन ही वो सब करा उन्होंने, और उसके बाद कहा तो मेरे प्ले में हो। तो हमने प्ले करा। और वो दिन है कि आज का दिन है कि मुझे लगता है कितने अब तो साल 20 साल 25 साल हो गए हैं। उनके कई प्लेज में मैंने एक्टिंग करी है। अभी हाल ही में मैं आपको बता रहा था अंग्रेज़ी में प्ले हुआ जिक्सॉ। अब एक छत्तीसगढ़ के ऊपर बेस्ड फरवरी में प्ले है बर्बाद, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। तो एक्टिंग करियर भी साथ साथ चलता रहता बसीर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आप ये जितनी फिल्म में काम कर रहे हैं, 3 के 3 अभी, तो मैं ये मान सकता हूँ एंकरिंग मतलब पत्रकारिता की जो जीवन था, बतौर लेखक आपकी जो यात्रा है, और बतौर रंगकर्मी आपने बतौर एक्टर जो भी जी। भूमिकाएं, इन तीनों में अगर आपको चुनना हो कि बतौर कैरियर क्या चुनेंगे? जी। हालांकि ये आप बीत चुके हैं, इन सब पे काम कर रहे हैं, कर आप रहे साथ अभी कंटिन्यू है, जी। लेकिन फिर भी अगर ये चॉइस हो कि आपके पास मान लीजिए ये लग्जरी नहीं होती कि आपको घर चलाने की चिंता नहीं करनी है, आपको पैसे की चिंता नहीं जी। करनी है, जी। जी। आप अपनी चॉइस का काम करें, अगर मान लीजिए आपको नौकरी से आय अर्जित करनी होती, जी। जी बिल्कुल। तो आप इन तीनों में से किसको चुनते और क्यों? सच्चाई बोलूं, हाँ, सच्ची बात होनी है। चाहे हम साहित्य तक पर बात कर रहे हैं, मगर मैं शायद पत्रकारिता को नंबर 2 पे करता, किताबों को शायद नंबर 3 करना पड़ता, पहला एक्टिंग होता। अच्छा। सीधी सी बात है। देखिए स्टेज के, अब आप देखिए ये एनएसडी वालों ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। जो बच्चे अब एनएसडी से आ रहे हैं तो स्टेज पे भी करते हैं, मगर अब वो फिल्मों में कर रहे हैं, वेब सीरीज में कर रहे हैं, तो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो फिर तो सबसे बढ़िया वही है। और हम भी जानते, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर आप सिर्फ किताबें लिखेंगे, आप चेतन भगत को आप छोड़ दीजिए, आप एक दो लोगों को और छोड़ दीजिए, कितने के लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो सिर्फ किताबों से आप अगर आप कहें कि मैं अपना घर का खर्चा चला लूँगा, मुश्किल होता है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मेरा एक सवाल ये है कि आपकी जो किताबें हैं वो बहुत तेज़ रफ्तार में भागती हैं, और उनकी कहानी इस तरह की है कि उसमें विजुअल्स भी बहुत सारे दिखते हैं। मतलब आप जी। किताब पढ़ने जी। के दौरान अगर इस मान लीजिए अगर इसी किताब पर किसी को फिल्म या सीरीज़ बनानी हो, जी। तो उसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको से मिल जाएगा। क्योंकि डायलॉग से लेके बैकग्राउंड से लेके सब कुछ बहुत पिन पॉइंट जिसको कहते हैं उतनी क्लियरिटी है। जी। कमरे का है दृश्य तो पूरा कमरे का दृश्य डिस्क्राइब है। अगर मिरर में देखती है तो मिरर में देखने के बाद झुर्रियों तक का तो आपने विवरण दे रखा है कि उसको ये दिखता है, ये लाइट है। फ़ोन है तो रैक्स, रैक्स क्या है आपने इसको भी डिस्क्राइब कर रखा है। जी। जबकि रैक्स जो है बड़े सिविल सर्वेंट भी नहीं जानते अभी अब बिगनिंग वाले, जब तक सेक्रेटरी ना हो जाएं, जॉइंट सेक्रेटरी ना हो जाएं या डीजी ना हो जाएं, जी। तब तक उनको रैक्स क्या होता है ये पता नहीं पता ही नहीं होता। ठीक है, आपने उसको भी डिस्क्राइब कर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि जब किताबों में इतनी डिटेलिंग है, जी। तो ये डिटेलिंग पर सीरीज़ बनाने का कोई ऑफ़र आपके पास आया, नहीं आया, या आपने कभी इस ढंग से इसको परसू किया कि नहीं इन पर सीरीज़ भी बननी चाहिए? ऑफर आए हैं, मगर मैं आपको पूरा आपको ब्यौरा नहीं उसका देना चाहता, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत 2-3 नाम है, बहुत बड़े नाम है, मगर उनकी फाइनेंशियल डीलिंग ठीक नहीं थी। तो बॉलीवुड के साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है। मतलब
फाइनेंशियल डीलिंग कैसे होती है, तो लोग कुछ बोलते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं, तो वो एक प्रॉब्लम थी। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि वेब सीरीज ना बने मेरी किताबों पे। ये किताब तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरा एक पांडे जी, मेरी एक चीज़ है कि मेरा एक विजुअल सेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वो दिखता है। हाँ, तो क्योंकि मैं एक ना फिल्म के तरीके से एक किताब को सोचता हूँ, लोग किताब किताब की तरह से सोचते हैं, मेरा थोड़ा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि एक, जिसे कहते हैं ना, एक पूरी होलसम एंटरटेनमेंट आपको मिले और विजुअल एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग हो उसके अंदर, आप उसको एंजॉय कर सकें। आपको पिक्चर जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप किताब पढ़िए मेरी। वो किताब में दिखता है। किताब में तो दिखता है। ये अ, इस किताब में जी। CIA भी है, जी हाँ। अमेरिका भी है, जी। भारतीय राजनीति भी है, जी। संपूर्ण क्रांति भी एक तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल, संपूर्ण क्रांति, बिल्कुल। ये किताब झूठ, विश्वासघात, शक्ति और सत्ता की जो लड़ाई है, इसके जी। साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, जी। खुफिया एजेंसियों की जो जी। भागदौड़ है, और प्लस एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण की, खड़ा होने की, भले ही उसके लिए आप कहिए कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी राजनेता की है, जी। लेकिन अंततः किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज से या वैज्ञानिक पहल से शक्तिशाली तो देश ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भारत का परिदृश्य वर्तमान का है, जी। और आपने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, और एक प्रधानमंत्री के आधार पर आपने एक प्रिया कौल को जी। जी। रखा है। जी। जो प्रिया कौल की ताकत है और जो प्रिया कौल की कमजोरी है, इस रूप में अगर वर्तमान समय को हम देखें कि किसी भी प्रधानमंत्री के सामने या सत्ता प्रमुख के सामने जी। जो स्थितियां घटती हैं, जी। उनमें क्या मानवीय बिहेवियर उनका काम करता है, या उनका पारिस्थितिक दबाव, जो सियासती दबाव है, वो ज़्यादा काम करता है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो इसको मैं, इसका जवाब ऐसे दूंगा कि अगर हम जैसे प्रिया कौल की बात करते हैं, और प्रिया कौल कुछ हद तक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इंदिरा गांधी से प्रेरित थे। अब जब आप इंदिरा गांधी की जीवन की गाथा अगर आप समझते हैं, मतलब हम में से जो लोग उस टाइम थे, हम समझ रहे थे, तो एक इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, पार्टी को कैसे चलाती थी, देश को कैसे चलाती थी, गरीबी हटाओ, वो सारा एक दृश्य जो है हमारे सामने आ जाता है। और दूसरा जो दृश्य है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, वो है उनका परिवार का। अब उसमें उनको कई बहुत अच्छी चीज़ें उनके लिए थी, और कई उनके लिए बहुत ही निराशाजनक चीज़ें भी हुई। अब ये कहना कि उसकी वजह से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं उसको मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी कि अगर आज आज वर्तमान से आप कंपेयर करें, तो वर्तमान में मैं बिना नाम लिए बोलूँगा, वर्तमान में परिवार का अभाव है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जब जब परिवार नहीं है, तो एक मनुष्य वो किस तरीके से अपनी राजनीति कर रहा है, देश को चला रहा है, वो अलग होगा एज कंपेयर टू एक जो टॉप पे जो आदमी बैठा हुआ है, जिसका परिवार बहुत ही। और प्लीज आप एक और चीज मत भूलिए, राजीव गांधी, ये तो सब बाद में आए थे, संजय गांधी। आपने लिखा है उसमें। संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। तो उसको हम बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं उसको, जब कोई, हजारों लोगों ने बायोग्राफीज लिखी होंगी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, लेकिन संजय गांधी का जो चैप्टर है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उसकी वजह से हुआ है उनकी राजनीति पे। तो कुछ कुछ मैंने कोशिश करी है, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स अपनी इमेजिनेशन भी लगा के, मगर मैं कह रहा हूं कि जहां पर परिवारवाद या परिवार आ जाता है, या जो भी आप उसको कहना चाहे, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि आपको हक नहीं है कि आपका परिवार ना हो, बिल्कुल सबको हक है, पारिवारिक सुख किसको नहीं चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी चाहिए, मगर जहाँ पर वो आ जाता है तो आपकी अप्रोच, आपकी थिंकिंग और आपकी खासकर आपकी राजनीतिक जो आउटरीच है उसमें एक थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये मैं चीज़ इसमें दिखा रहा हूँ कि जो डिसीशंस उस समय शायद लिए गए थे 74 में, उसके पीछे सिर्फ एक जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं था कि भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना है, वो तो था ही है मतलब, मगर उसके पीछे कुछ इंटरनल कंपल्शंस भी रही होंगी इंदिरा गांधी जी की, ये मैं कह रहा हूँ। बसिन साहब, एक प्रश्न है, क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, CIA वगैरह, क्या वाकई इतनी ताकतवर हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिसमें भारत जैसे राष्ट्र हैं, उनकी जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित, क्योंकि आपने लगातार यात्राएं भी की हैं, अनुभव जी किया है, जी देखा भी है, जी और इस किताब में भी उसका कुछ इंडिकेशंस हैं जी कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, और कूटनीतिक दबाव से इतर, मतलब एक तो कूटनीतिक दबाव है, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हम बातचीत करते रहते हैं, जी लेकिन उससे इतर भी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जी करती हैं। जी आपका क्या मानना है कि अभी वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जिस तरह से विकेंद्रित हो गई है और केंद्रित भी हो गई है, विकेंद्रित इस लिहाज से हम कह सकते हैं क्योंकि पावर सोर्सेज, हम लोग जब जिस समय के बैकग्राउंड पर आपने किताब लिखी है, दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, सोवियत संघ भी एक बड़ी ताकत था, अमेरिका भी था। बिल्कुल इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ताकतें कहाँ हैं। भारत भी ताकत है, चीन भी ताकत है, जापान भी ताकत है, अमेरिका भी है, रूस भी है, लेकिन अमेरिका की अपनी मोनोपोली चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर सोवियत संघ की, रूस की वो स्थिति नहीं है, सोवियत संघ विकसित हो चुका है। जी चीन अपनी स्थितियों में है, मतलब एक टेरिटरी में तो लोग ताकतवर हो रहे हैं, जी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र नेता का वह प्रभाव नहीं है। जिस समय की बात, जिस समय आपने ये किताब लिखी थी 70s को, उस समय की जो स्थितियां थी वहाँ कई ग्लोबल लीडर थे, उससे भी पहले चले जाएं तो और भी बड़े लीडर पूरी दुनिया में थे जिनकी जी पूरी जी बात सुनी जा रही जी थी। जी आज वर्तमान में क्या स्थिति आपको लगता है, और क्या मानते हैं कि नहीं ये एजेंसियां जो हैं वो बिल्कुल। प्रभावित कर रही हैं? आपने पांडे जी नब्ज पकड़ ली है किताब की, और मैं बताता हूँ क्यों। और आप ये देखिए, अब मैं आपको कंपैरिजन इसका देता हूँ। इस समय बिल्कुल हाल ही में जून के बाद जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 एजेंसीज का नाम आ ही जा रहा है। एक तो हमारी एजेंसीज हैं, एक CIA का है और एक ISI का है। और 70 में भी वही चीज़ हो रही थी। आप मतलब आप कमाल की चीज़ देखिए, 70 के दशक में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 74 में हुआ था, अगर CIA को पता चल जाता, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, उन्होंने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर उन्होंने मतलब अटैक 100% कर देते, वो बिल्कुल कर देते थे। क्योंकि उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ही भारत के खिलाफ थी, बिल्कुल ही, और प्रो पाकिस्तान थी उस समय। मगर आज की स्थिति में और उस समय की जो स्थिति में क्या फ़र्क है? विकेंद्रीकरण हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन हो चुकी है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चाइना है, भारत है, इधर रूस है, अमेरिका तो है ही, यूरोप है, सबके अलग अलग हैं, मगर इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल नहीं बदला। वो जो डिसरप्टिव, जो जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर से जड़ें उखाड़ना, वो जो रोल इंटेलिजेंस एजेंसी से होता है, वो अभी भी वही का वही है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि, और नाम लेने का क्या फ़ायदा है, अब चलो CIA कह लो, ISI कह लो, जो भी कह लो, और भी हर आजकल तो हर कंट्री की होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका रोल ही यही है, वो अभी भी चल रहा है, और काफ़ी घातक रोल है, और रिक्रूटमेंट करते हैं ये लोग। दूसरी बात ये है, आपकी किताब में एक बहुत सारी अच्छी लाइनें हैं जिसको कोट कह सकते हैं। एक जगह आपने लिखा है कि वफादारी जो है क्षणभंगुर है, और जीवित रहना धोखे पर निर्भर करता है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक तरह से आपने इस ढंग से कहा है। इसी तरह से एक जगह आप कह रहे हैं कि जब आप सबसे क्रूर परिस्थितियों में हों जी तो जीवित रहने के लिए बाध्य हों, तो आतंकवादी में और आप में सिर्फ एक फर्क बचता है कि आप किस साइड में हैं। आपके मतलब साइड है। तो ये जो जी टिप्पणी है, ये क्या आज
जो आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य भाग रहा है, सभी के लिए ये है नैतिकता के जो बिंदु हैं, जी वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जी। तो ये इस तरह के कोट्स से आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने समाज की रियलिटी को उसके सामने रखना चाहते हैं, जी या आप उसे प्रेरित करना चाहते हैं कि नहीं, तुम ऐसी स्थितियों में यही करो? बिल्कुल। अब वो ये तो वाली बात हो गई ना कि मोरालिटी, एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ सब्जेक्टिव हो गया आजकल। अब आप जिसे कहते हैं कि एक अंग्रेजी में जो एक लाइन होती है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अगर आप सच्चाई का बिंदु, जो सच्चाई का आप केंद्र ढूंढना चाहते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी की सच्चाई अलग अलग होती है। जो मेरी लाइन, वो फेवरेट लाइन, वो मैं टेररिस्ट के जब पहली किताब लिखी तब भी मैं यूज़ कर रहा था कि जो टेररिस्ट और जो सिक्योरिटी का जो इंसान है, दोनों ने AK-47 एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। अब फ़र्क क्या है? उसकी अपनी मोरालिटी है, आपकी अपनी मोरालिटी है। एज ए से ना, somebody else's terrorist is somebody else's freedom fighter। तो ये हो जाता है। सोसाइटी के लोग हम बड़े क्लियर हैं कि हाँ, ये जो है आतंकवादी है, मगर वो आतंकवादी अपनी मोरालिटी लेके चल रहा है कि मेरे को जो भी है उसके दिमाग में, मतलब उल्टा सीधा जो भी है, कि मेरे को उसके लिए लड़ना है। तो ये आज की दुनिया में जिसे कहते हैं कि द लाइन्स हैव ब्लर्ड। हम बड़े ग्रे जोन में रहते हैं। ब्लैक एंड वाइट तय करना हर चीज़ का ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और एज क्रिएटिव पीपल, आप लेखक कह लीजिए हमको, अभिनेता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हम कोशिश, मेरी तो कम से कम लिखने में यही होती है कि मैं उन लोगों के बारे में लिखना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी, जिसे कहते हैं ना, किनारे चलते हैं, बीच में नहीं चलते। वो मतलब कभी भी इस तरह गिर सकते हैं, इधर हो सकते हैं, किनारे चलते रहते हैं। दे लिव लाइफ ऑन द एज। तो इसीलिए आपने लिखा है कि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये कंफर्टेबल मिजाज इट्स नॉट कंफर्टेबल। वो वही है, एज वो फेमस लाइन कि somebody else's terrorist is somebody else's freedom fighter। आपके उपन्यास में एक बात आती है कि वफादारी जो है वह क्षणभंगुर है, ये फिक्स चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आज हमारे साथ है और कल वो हमारे साथ रहेगा। जी जी। इससे आपका आशय क्या है? क्योंकि ये बात आप पूरे उपन्यास में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता रहता है। नहीं, मगर देखिए, प्रिया कौल का जाके इस किताब का जहाँ तक इसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो, और इंदिरा गांधी के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनको अपनी कैबिनेट्स में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको सिर्फ अपने टॉप के 2-3 ब्यूरोक्रेट्स थे जिन पर कॉन्फिडेंस था कि इनको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, बाकी मेरा ट्रस्ट अपनी कैबिनेट में है ही नहीं। सीधी सी बात है, ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। प्रिया कौल की भी यही कहानी है। उसका जो इंटेलिजेंस हेड है, जो उसमें मैंने दिखाया, सुधीर रायनो, तो उसमें उसका पूरा विश्वास है, क्योंकि उसकी भी 2 वजह हैं, क्योंकि वो भी कश्मीरी है उनकी तरह। तो एक तो वो भी चीज़ होती है कि आप मेरे साइड के हो, और तो वो भी एक फैक्टर है, और दूसरा जो साइंटिस्ट हैं उस पर उनका पूरा भरोसा था। तो ये जो कई लोग जो उस लेवल पे, टॉप लेवल पे होते हैं, और ये सिर्फ ये प्रिया कौल, इंदिरा गांधी की बात नहीं हम कर रहे। अगर आज भी आप लीडर, आप ट्रम्प को साहब को ले लो, आप किसी को भी ले लो, तो वो भी जो होते हैं ना, 3-4 लोग ही होते हैं जिन पर भरोसा रखते हैं, उसके आगे उनका भरोसा बहुत कम होता है। ये आपका जो एजेंट है, एजेंट राणा, एजेंट राणा तो मेरा वो सीरियल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता था। वो दूसरा है एजेंट राणा। वो किरदार आप उस किरदार का इस उपन्यास या आपके बाकी उपन्यासों पे क्या प्रभाव पड़ा है? कैसे कैरेक्टर आपके जो सुपर कॉप्स हैं, हाँ, उनको, उनके पीछे कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर रहा है रियल लाइफ का, जिससे आपने कहा कि नहीं, ये आदमी जो है, इसको मैं यहाँ पे भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज की मार्फत रखूँ? ऐसे किसी रियल हाँ, मैं बताता हूँ। इंटेलिजेंस, जो इसको गेम ही कह लीजिए, एक गेम ही होता है एक तरह का। इंटेलिजेंस गेम के अंदर 2 तरह के आपके रिक्रूट होते हैं, यह मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक तो लोअर लेवल पे होता है कि जैसे आप राजस्थान में अगर आपने किसी को रिक्रूट करना है उस तरफ से या इस तरफ से, जो भी है, तो वो
कोई मतलब कोई ढाबे में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है उस तरह का, चलो भाई तुम उस साइड चले जाओ, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वापस लेकर आओ। एक तो वो लो लेवल रिक्रूटमेंट होती है। दूसरी एक लेवल जो रिक्रूटमेंट होती है वो काफ़ी हाई लेवल पे होती है। अब जैसे कि ये मशहूर है, जब ये आप जानते हैं कोल्ड वॉर का तो आपको पता ही है, जब चल रही थी उस समय, जो उस समय सोवियत यूनियन होती थी, वो इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा रिक्रूट अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करते थे वो लोग, अच्छा, केजीबी वगैरह में। केजीबी में। जिसमें सबसे बड़ा जो स्पाई उन्होंने करा था, उसमें उसको को फिल्बी कहते हैं, किम फिल्बी। तो वो ही वॉज अ ब्रिटिशर, मगर उसको उन्होंने केजीबी ने अपना रशिया, समझो सोवियत यूनियन होता था, रिक्रूट करा था। बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो जितना ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा एडवांस होता है, उतनी ज़्यादा आपकी क्षमता। सीआईबी जो है, सच्चाई में मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो आईवी लीग कॉलेजेस होते हैं अमेरिका के, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर जाके रिक्रूटमेंट, प्रिंसटन ये वो, तो जो टॉप के उनके कुछ होते हैं लोगों को वहाँ से रिक्रूट करते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भी जो टॉप के जो जासूस हैं, वो आपके या तो आईपीएस से आते हैं, आपके इंडियन पुलिस सर्विस, या आपके मतलब उनकी जो लेवल ऑफ कैलिबर एंड ऑल दैट है वो बहुत हाई होता है। अब ये डोवाल साहब भी जो हैं, जो हमारे एनएसए हैं, डोवाल वॉज देयर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था, जब ये यंग थे, वो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे उस टाइम। अब ये कई लोगों को पता नहीं होगी ये बात, तो और अंदर से वो इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जो आपका जासूस है, स्पाई है, इसको फिल्मों पे हम जैसे भी दिखाते हैं ठीक है, मगर इंटेलिजेंस उन लोगों की, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी जो सर्वाइवल की, जो उनकी जो पूरी, जिस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, वो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। वो थोड़े उससे हट के होते हैं। बशीर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है। अभी दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, जी जी और उसमें जो लोग आरोपी हैं वो एक बड़े मेडिकल कॉलेज के मतलब एक मेडिकल कॉलेज के का पार्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। तो क्या इस स्ट्रेटजी पर, जिस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, उस पर अब ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या उसी पाथ पर चल रहे हैं कि वो भी पढ़े लिखे लोगों को? क्योंकि जब ट्विन टावर गिरा था तो उसमें भी ये था कि वो जो पायलट्स थे वो ट्रेंड पायलट थे, और उन्होंने अमेरिका या यूरोपीय एजेंसीज में ही वहाँ ही पढ़ाई की थी, जी, और वहाँ से वो वहाँ गए और उसका पार्ट बने। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको पता होना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। बहुत बड़े सऊदी फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली से आया था वो, मगर वो एक्चुअली इंजीनियर था। तो ये नया ट्रेंड नहीं है, ये भी काफ़ी देर से चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि जो भूले भटके लोग होते हैं उनको तुम इस राह पर ले आते हो। ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग, खासकर हाईली एजुकेटेड पीपल, क्योंकि वो जो ये उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं स्टेट के अगेंस्ट, वो एक डेलिबरेट सोचा समझा उनका डिसीजन होता है। क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, हमको अब जो अगर अब इंसाफ मिलेगा तो शायद ऐसे ही मिलेगा। उनकी सोच ऐसी होती है, मगर वो पढ़ा लिखा इंसान ही कर रहा है। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि आपको जो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उससे इतना डर नहीं होना चाहिए। जो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है उससे यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो वो जिस लेवल तक वो चीज़ को लेके जा सकता है, वो दूसरा इंसान नहीं लेके जा सकता। एक प्रश्न और है कि भाई लाइज, स्पाइज एंड न्यूक्लियर राइज में जिस तरह से सीआईए की भूमिका है, अगर मैं पूछूं बशीर साहब को कि आपने पिछले 40 साल का जो आपका करियर रहा है पत्रकारिता का और लेखक का, रंगकर्मी के तौर पर, आप को अगर मैं पूछूं कि इस किताब में जो सीआईए की भूमिका है वह ज़्यादा डर्टी है, या रियल लाइफ में सीआईए उससे भी कहीं एडवांस स्टेज पे दुनिया भर के देशों में डिस्ट्रक्शंस का या उस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रही है, और भारत उनके निशाने पर क्या वाकई में है, अभी भी है? देखिए, कहना मेरे लिए कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अथॉरिटी हूं सीआईए पे, तो मैं नहीं हूं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। मगर मेरा भी एक अनुमान है, जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे को अपनी नॉलेज बताती है।
सीआईए का सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती, सीआईए ऑल्सो बिलीव्स इन, अंग्रेजी में कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कि मतलब वो हकीकत में लाते हैं जो चीज़ें जो पॉलिटिकल डिसीजंस ऊपर होते हैं। और ये बात सही है कि जब मैं 70 में जब ये सब चल रहा था, तो अमेरिका बिल्कुल ही भारत के खिलाफ था, बिल्कुल ही। मतलब पाकिस्तान वॉज देयर ब्लू आइड बॉय, ये सच्चाई है। और सीआईए उस समय मतलब जो भी वो कर सकते थे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ब्राइब करना, पैसा देना, इंटेलिजेंस एजेंट्स को वहाँ पर अपने उसे पेरोल पे रखना, और ये सब चीज़ें चल रही थी उस समय। एक और चीज़ होती थी, उसे हम कहते थे गनबोट डिप्लोमेसी। तो सीआईए का अगर आप इतिहास देखें, उन्होंने बहुत कारनामे करे हुए हैं, ये सच्चाई है, ये कोई मैं अपने आप नहीं बना रहा। मतलब रिजीम चेंज करना, ये सब करना। और सिर्फ सीआईए नहीं, आप दूसरी तरफ रशिया का केजीबी, वो भी इन चीज़ों में लगा हुआ था। वो मतलब फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, डीजीएससी आई थिंक उसको कुछ कहते हैं, वो भी लगी हुई थी। तो ये, और आप ये मत भूलिए, आपका जो आईएसआई है पाकिस्तान का, ये भी काफ़ी इसके मतलब इसका जो है स्वरूप है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, और इंडिया जो भी है, ये भी लोग काफ़ी फैले हुए हैं। यूके में बहुत इनका काफ़ी है, दबदबा है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मैंडेट ही यही होता है कि जो ऊपर जो टॉप का आदमी है, पॉलिटिकल डिसीजन जो है उसको अंजाम देना होता है। तो ये करते हैं, कोई इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात है नहीं है। मान लीजिए इस पर अगर फिल्म बने या सीरीज़ बने और आपको चुनना हो कि इसका प्रिया कौल का कैरेक्टर कौन निभाए, तो आप किसको? अरे मेरे को तो ये क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दिल्ली क्राइम्स में जो हैं, शेफाली, क्या नाम है, शेफाली, जो 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 लीड करती हैं, जो आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले करती हैं, मैं तो उनको चुनूँ। बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। मैं उनका दूसरा नाम, शेफाली है शायद मेरे ख्याल से, उनका बहुत बढ़िया रोल। मतलब अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि मान लीजिए 74 में भारत जी एटॉमिक परीक्षण नहीं कर पाता, जी जिसकी आपने कहा कि अगर ये खबर लीक हो जाती जी तो शायद अटैक हो जाता। जी मान लीजिए एक सवाल है, चूंकि आप लगातार काम भी करते रहे, अनुभव जी भी है, तो आज भारत कहाँ होता? मान लीजिए वो परीक्षण फेल हो जाता हमारा, या हम वो परीक्षण नहीं कर पाते। जी जी जी। नहीं नहीं, देखिए, अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं 2 मिनट इस पे जी ज़रा बोलना जी। चाहूँगा। ये इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंदिरा गांधी की बहुत ही यूनिक उनमें 2-3 चीज़ें थी। अ, इंदिरा गांधी जो थी, एक हिस्से में एक तरह से नेशनलिस्ट भी थी। नेशनलिस्ट का मतलब उनको भारत से एक्चुअली बहुत प्यार था, कि मेरे को अपने देश के लिए करना ही करना है। मगर साथ साथ उनकी एक और जो हकीकत थी, वो लेगेसी से जुड़ी हुई थी। क्योंकि वो देखो, नेहरू उस परिवार से आ रही थी, तो वो फैमिली के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परिवार की लेगेसी वो भी उन पे थी। 1971 का जो युद्ध हुआ, अब दुनिया में ऐसा कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि आपने देश बना दिया नया। वो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। मगर जो भी वो जीती, मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत हार गई थी, क्योंकि उस समय वो लेगेसी, और नेहरू जी सॉफ्ट थे, वो मतलब जिसे कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल थे। तो वो उन्होंने भुट्टो को सब कुछ दे दिया, चलो भाई अब तुम प्रिजनर्स ले लो, जो भी। मेरे ख्याल से उस समय पाकिस्तान का इक्वेशन हमारे पास पूरी उस टाइम कंट्रोल में था, कि हम जो चाहते करवा लेते उस समय, मगर हम नहीं कर पाए। तो युद्ध जीत गए, मगर बाद का जो पीस जिसे कहते हैं, वो मुझे लगता है हार गए, जो मेरी अपनी सोच है इसके बारे में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो ये टॉप लेवल के लोग जब करते हैं, तो कौन सी चीज़ किस समय उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, हमें पता नहीं चलता। मतलब जिसे कहते हैं, अगर आपने 71 का आपने युद्ध जीता, तो फिर आपको तो बिल्कुल पाकिस्तान को दबा देना चाहिए था। न्यूक्लियर स्टेटस होने का मतलब ही नहीं था। आप कहते कि भैया हम आपके 90,000 मेरे ख्याल से प्रिजनर्स थे हमारे पास पाकिस्तानी, हमको तभी उनको वापस जाने देंगे जब आप साइन करोगे कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, कश्मीर का भी हम मुद्दा सॉल्व कर सकते थे। मगर ये सब क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये सब पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो
अब ये वो जैसे कहते हैं ना, ये हिस्ट्री के ऐसे जो प्रश्न हैं जो कभी जिन पे हम अनुमान लगा सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर इट। बसीन साहब, आप लेखक भी, पत्रकार भी, एंकर भी, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दर्शकों को पता है, आपके पाठकों को पता है। एक प्रश्न बराबर बार बार उठता है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तुलना भारतीय राजनीति के पूर्व प्रधानमंत्रियों से होती है। जी इतिहास की जितनी भी गलतियां हैं अतीत की, वर्तमान में यह है कि उन सबका दोष पंडित नेहरू के जिम्मे जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे जाता है। शक्ति की जब बात आती है, ताकत की बात आती है, तो मोदी जी की तुलना सीधे इंदिरा गांधी जी से की जाती है। जी मैं अगर आपका विचार जानना चाहूँ, चूँकि आप भी भारत के नागरिक हैं, लेखक भी, पत्रकार भी रहे हैं, लगातार इन स्थितियों को उतना ही रूबरू होते रहे हैं जितना हम सभी या जो लोग, जो युवा पीढ़ी है खासकर, उसको बड़ी जिज्ञासा होती है जी कि वो समझ नहीं पाती, क्योंकि उसने ना तो नेहरू के युग को देखा है, ना उस रूप में पढ़ा है। उसके सामने जो फैक्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो नेहरू के समय और इंदिरा जी के समय में नहीं था। जी नरेंद्र मोदी जी को इस बात की एडवांटेज है कि उनके सामने ये समय है जिसमें वो इन माध्यमों का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको अगर इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो या बताना हो, तो आप इन्हें किस रूप में देखने की कोशिश करेंगे? शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी से। मैं नेहरू पे बाद में थोड़ी बात करूंगा। देखिए, इंदिरा गांधी के मैंने आपको जैसे अभी बताया, उनके दो स्वरूप हैं। एक जो वो माँ दुर्गा वाला जो लोग कहते हैं, वो सच है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि देखिए लड़ाई तो मानेकशॉ और आर्मी ने लड़ी थी, मगर देखिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कि आप ये सब करो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है कि क्या आप में वो ताकत है कि आप ये ऐसा डिसीजन ले भी सकते हैं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया और ये उनको क्रेडिट को जाता है। तो एज ए सेट कि इंदिरा गांधी ये बहुत बड़ी, और मुझे लगता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से कभी ऐसा, जहाँ तक मेरा ख्याल आता है, जितनी स्पीचेस मैंने सुनी है, डायरेक्ट रेफरेंस तो शायद नहीं दिया होगा, पर मुझे भी लगता है कि कुछ हद तक उनको भी प्रेरणा और थोड़ी उनको ताकत मिलती होगी कि इंदिरा गांधी ने जो करा ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को भी मतलब कुछ करना उस मकाम पे, और वो जो अब डिफरेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई हैं, वो एक्चुअली उसी का क्रम है, उसी का हिस्सा है। तो हमें एक तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। लेकिन नेहरू जी पर जाते हैं। देखिए, नेहरू जी, मुझे पर्सनली, मेरा अपना असेसमेंट ये है, अब सारी गलतियां उन पे हम फेंक दें एंड ऑल दैट, हाँ उसमें एक दो राय डेफिनेटली हो सकती है कि क्या ये सही है, क्या मतलब ये सब हम जो है, मगर मुझे लगता है कि ये इशू नहीं है। इशू ये है कि मे बी शायद अपने युग के वो, शायद ही वॉज द राइट पर्सन एट दैट टाइम। मैं इतना ज़्यादा उनके युग से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मुझे इंदिरा गांधी के युग से ज़्यादा जैसे है समझ है। उस टाइम ये गलतियाँ हुई या नहीं हुई, जो अब सब हम कहते रहते हैं, मेरा ओपिनियन इस पर कोई है नहीं कोई खास ज़्यादा। बट ही वॉज डेफिनेटली ऑन द सॉफ्टर साइड। अगर आप उनको कहें कि आप जी, आप आर्मी के साथ, अब आप चाइना के साथ आप भिड़ जाओ और ये सब करो, वो नेहरू जी वो नहीं कर सकते थे। ये तो बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि उनकी अप्रोच ही बिल्कुल अलग थी, एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच थी। एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का मतलब ये होता है कि असल में ज़मीनी जो सच्चाई है, ग्राउंड ज़ीरो पर वो आप कैसे कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे लड़ाई है, चाहे दो देशों के बीच जो संबंध हैं, उसको आप कैसे निभा रहे हो। नेहरू जी वॉज आइडियोलॉजिकल। वो आइडियोलॉजी में, क्योंकि उनकी आप पूरा उनका बैकग्राउंड देखिए ना, वो हैरो से आए थे, अंग्रेजी सभ्यता सब कुछ, तो वो पूरा एक इंटेलेक्चुअलिज्म उनका था। आज के ज़माने में जो शायद फिट ना हो पाते, मगर उस टाइम मे बी ऐसा है सेट कि वो उस टाइम आदर्शवादी ज़माना था जब वो थे। आदर्श का उस ज़माने में उन्होंने तो अपनी तरफ से, मुझे लगता है, पूरे अपने क्वाइट जेन्युइनली हो सकता है कि चाइना हमारा दोस्त है एंड ऑल दैट, उनको क्या पता कि कोई मतलब सीने में वही खंजर घोपेंगे। तो
वो एक ज़माना अलग था। इंदिरा गांधी वॉज अ रियलिस्ट, बट कहीं पर मुझे लगता है ये पूरा जो संजय गांधी का जो चैप्टर था उनकी लाइफ में, और उनके साथ शी वॉज, और आप जानते हैं फिर उसके बाद में बहू भी जब घर में आई वो सब, और बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब ये इतिहास, ये मैं तो कोई बना नहीं रहा, ये तो दिस इज़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। कहीं पर मुझे लगता है कि शी वॉज नॉट द सेम पर्सन टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर करियर। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी जो हुआ उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब वो चीज़ आपको सॉल्व कर सकते थे, किसी और तरीके से भी कर सकते थे। तो गलतियां कुछ हो गई, बट एज फार एज आई एम कंसर्न मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी दोबारा शायद हिंदुस्तान में कभी कोई नहीं आएगा। वो जिसे कहती हैं, उनमें बहुत कुछ था जो कि सराहनीय है, बहुत कुछ था जो शायद नहीं होना चाहिए था। शी वॉज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। उत्तर कोरिया का आप कोई एक्सपीरियंस, उसके आधार पर कोई आपने किताब लिखी क्या? क्योंकि जब आपने वो साक्षात्कार किया किम जोंग। वो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट हाँ बताना जी। चाहूँगा, जो आपके दर्शक जो है ना उनको बड़ा मज़ा आएगा सुनकर। तो ये ऑफिशियल डेलीगेशन था, शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो सवेरे तो इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, उनकी मीटिंग्स हो गई। तो शाम को नॉर्थ कोरिया वाले लोगों ने उन्होंने कहा कि हम आपको बैंक्वेट देंगे। तो बैंक्वेट होता है ऑफिशियल बैंक्वेट, जैसे आज कंट्रोवर्सी चल रही है कि राहुल गांधी को बुलाया नहीं गया, मतलब ऑफिशियल बैंक्वेट में। तो उसी तरह का एक बैंक्वेट था। तो इंडियन डेलीगेशन हम साइड सारे बैठे हुए थे। मैं तो दूरदर्शन में उस टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो मैं थोड़ा उधर बैठा हुआ था, बीच में सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे, शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ बैठे हुए थे, सामने नॉर्थ कोरिया के लोग बैठे हुए थे। तो वो सर्विस खाने की शुरू हो गई। अब जो कोरियन होते हैं ना, इन लोगों को शाकाहारी का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी मतलब सुना ही नहीं होगा शाकाहारी कोई चीज़ भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े सीनियर लोग हैं और इनको हमें अपनी नेशनल डिश देनी है। तो सबसे पहली जो डिश आई वो सबके हमारे सामने आई, और शंकर दयाल शर्मा जी प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण वो थे, उनके सामने आया, और उस पर मुझे अब तक याद है बेबी ऑक्टोपस थे। तो मतलब उनकी मैं शक्ल देख रहा था कि जैसे कोई उल्टी करने वाला होता ना, कि मतलब। और मजे की बात यह है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे चुप बैठे हुए थे। पता नहीं मेरे को दिमाग में क्या है, मैंने शायद अंग्रेजी में किसी वो उसको को मैंने कहा ही डजंट ईट ऑल दिस, ही इज वेजिटेरियन, टेक दिस अवे। तो पता नहीं फिर किसी उनको समझ आई, उन्होंने फटाफट प्लेट हटाई मतलब वहां से, और बाद में कुछ पता नहीं जैसे कहते हैं कि कोई सैलड या कुछ को उनके सामने रखा, मगर उनकी आपने शक्ल देखने वाली थी कि वो सामने वो प्लेट में बेबी ऑक्टोपस रखा हुआ है। बताइए कहाँ से खाएंगे वो। बशीर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जी आपने किताबों में इंटेलिजेंस सर्विसेज को बहुत करीने से रखा है, लगभग हर किताब में कहीं न जी। कहीं वो हैं। किसी बड़े ऑफिसर ने रा के ये किताबें पढ़ी हैं क्या? और अगर पढ़ी हैं तो किसी ने कोई कमेंट दिया, ओपिनियन भाई दिया क्या? अभी अभी मेरे पास तो अभी कुछ ऐसा भी अभी तो आया नहीं। ये किताब तो खैर अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले ही आई है, तो अभी तो इट्स टू अर्ली। बाद में कभी आएगी तो देखेंगे। बट एज ए सेड, जिन दिनों में मैं रिपोर्टिंग करता था, जिन दिनों में मैं कश्मीर जाता था, उस समय तो काफ़ी लोगों से मिलते थे। आपकी किताबें हिंदी और भारतीय भाषाओं में कब आएंगी? क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी के हर लेखक से, जब भी वो हमारे यहाँ साक्षात्कार के लिए आते हैं, ये प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो किताबें अंग्रेजी में पॉपुलर हैं या जो जी लोकप्रिय हैं, बेस्ट सेलर हैं, उनको हिंदी के पाठकों में को भी पहुँचना चाहिए। क्योंकि हिंदी में लगातार जो है इस तरह की जो पॉपुलर राइटिंग है, या जिसमें लिटरेरी इवेंट भी है, या जो रियलिस्टिक नावल्स हैं, जी और जिसमें सोशियो पॉलिटिकल भी है, इंटेलिजेंस भी है, थ्रिलर भी है, जो वो उस रूप में नहीं, बहुत कम लेखक हैं जो लिख रहे हैं। जी तो जी। ये किताब क्या भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, आपने कभी सोचा है कि मेरी किताबें हिंदी में भी आएँ? और पहली बात तो मैं बिल्कुल तहे दिल से चाहता हूँ कि हिंदी में हो, क्योंकि मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ हिंदी हमारी सबसे भाषा है। हमें सबको हिंदी में, मैं चाहे अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, सोचता भी शायद थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में हूँ, मगर दिल्ली का लड़का हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी मेरी भी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है मतलब।
हिंदी में बिल्कुल सोचना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ मेरी किताबें आएँ हिंदी में, पहली बात तो ये। अब इसके लिए वो हमारे वो राजकमल जी हैं ना, जो हिंदी के पब्लिशर हैं, जी। तो उनसे मेरा आग्रह है, राजकमल जी किताब मेरी ये है, प्लीज़ पब्लिश करिए हिंदी में और दर्शकों को दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं करें। राजकमल प्रकाशन तक आपकी बात पहुंचा बिल्कुल। दूंगा। ये एक अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम को हिंदी के सारे प्रकाशक देखते हैं, अंग्रेजी के भी देखते हैं, लेकिन हिंदी के सभी प्रकाशक देखते हैं। और जी। राजकमल तो निश्चित रूप से उसका बहुत प्रिय मंच है ये। जी। वो खुद अपने लेखकों को चाहते हैं कि वो हमारे इस मंच पर आएँ। पर ये बात आपने सही की कि शायद इंटेलिजेंस, स्पाई ड्रामास, ये सब जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, इंटरनल की जो सारी जो गाथाएं, जो स्टोरीज हैं, उस पे शायद इतना ज़्यादा शायद नहीं, मेरे ख्याल हिंदी से। में नहीं लिखा जा रहा है। हाँ। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, संजीव पालीवाल जी ने 2-3 किताबें लिखी हैं, जी, नैना जी। और वो, लेकिन वो मीडिया बैकग्राउंड पर है, कुछ पॉलिटिक्स भी है। लेकिन इस तरह का थ्रिलर जो रियल लाइफ बेस्ड हो, रियल एपिस्टोड, वो थोड़ा कम, हिंदी में लगभग नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से इन किताबों का स्कोप है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने साहित्य तक के लिए समय निकाला। अपने दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज, नावल बाय जग्गी भसीन को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है इस नावल की कि इसकी भाषा जो है, जैसा हम लोगों ने बातचीत की, अंग्रेजी में भी उसी तरह की है। आपको इसे पढ़ने और समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वितस्ता पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। 495 रुपये इसका मूल्य है। और अगले सप्ताह में फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलूँगा। साहित्य तक देखते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत 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 धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।